सकते हैं। सवाल हमारे स्क्रीन पर पहला आया है कि एक गोलाकार दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण होता है उसके मध्य में, गोलीय दर्पण के मध्य में एक बिंदु है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो गोलीय दर्पण चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पण के केस में जो दर्पण के परावर्ती सतह के मध्य में जो यह बिंदु होता है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इस बिंदु को P के नाम से जानते हैं, पोल यानी ध्रुव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्ती सतह के मध्य में जो बिंदु होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको जानते हैं ध्रुव के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ध्रुव के नाम से। और ध्रुव से जो सीधी रेखा खींची जाती है इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो है प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। और इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होती है। वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र C है और फोकस F है। तो ये फोकस दूरी जो होती है F, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये भी याद रखिएगा आप गोलीय दर्पण के केस में। और इस प्रकार जो है यहाँ पर ये C, P और F ये सभी एक सीध में है, एक लाइन में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करता है। किसी चालक में विद्युत धारा जो है द्वारा ऊष्मा जो उत्पन्न होता है, विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित किया जाता है। यहाँ पर हीट के लिए पूछा जा रहा है कि हीट को किस रूप में निरूपित करेंगे। तो विद्युत धारा के लिए जो है IV इज इक्वल टू IR होता है। यहाँ पर वोल्टेज इज इक्वल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी V इज इक्वल टू IR है। इसी फार्मूला से हम लोग निकालते हैं V इज इक्वल टू H, यानी ऊष्मा जो है वह होता है I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT, जहाँ I जो है यह करेंट है, I क्या है, यह विद्युत धारा है, R जो है यह प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है R प्रतिरोध, और T जो है धारा बहने का समय है, यानी जितना देर के लिए जो है, जितना देर तक धारा प्रवाहित होगा उसी अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से जो है वहाँ पर हीट उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। यानी ऑप्शन बी जो है दूसरा नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सबसे करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ आपके लिए डील करते चलेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला हर अपडेट आप तक सबसे पहले आए। सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यह है कि रासायनिक परिवर्तन की भी कह सकते हैं आप, कि एक बार जब वो अभिक्रिया हो जाए, वह परिवर्तन हो जाए, तो दोबारा फिर वह वापस अपने अवस्था में नहीं लौटेगा। यह कौन सी अभिक्रिया है? बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघल करके पानी बनेगा और फिर उस पानी को हम लोग फ्रीजिंग करके बर्फ बना सकते हैं। तो यह भौतिक परिवर्तन है या भौतिक अभिक्रिया में चला जाएगा। उसके बाद है आयोडीन क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहते हैं कि अगर गर्म करें तो ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में पहुंच जाए और बिना द्रव में बदले, और जब ठंडा करे तो गैस से सीधा ठोस हो जाए बिना द्रव में बदले। तो आयोडीन क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन होगा, फिर उसे ठंडा करेंगे, आयोडीन क्रिस्टल हो जाएगा। गीले कपड़े का सूखना, गीला कपड़ा सूख जाएगा, फिर पानी से हम उसे भिगो सकते हैं। ये सारा भौतिक परिवर्तन है, यानी एक बार परिवर्तन हो जा रहा है पुनः उस वापस स्टेट में लौट आता है। लेकिन मक्खन का खट्टा होना, एक बार जब मक्खन खट्टा हो जाएगा तो फिर वह जो है क्या होगा, वह मक्खन दोबारा फिर हमें उस प्रकार का स्वादिष्ट नहीं बन सकता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और उसी प्रकार दूध से दही जमना रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, कोयला का जलना, कागज का जलना, ये सारा जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी एक बार जब ये परिवर्तन हो जाता है तो पुनः इस स्टेट में वापस दोबारा नहीं आ पाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल चौथा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी इसमें से किसके बराबर होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, याद रखिएगा, कि जैसे अगर आप किसी बस में, चलती हुई बस में बैठे हैं, तो आप बैठे हैं तो आपके बैठे होने की वजह से
आपके पास स्थितिज ऊर्जा है, और चूंकि बस गति में है तो इस वजह से गतिज ऊर्जा भी है। तो वहां पर आपके पास जो है यांत्रिक ऊर्जा की बात आएगी, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वह गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों का क्या होता है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। चौथा का ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा के लिए जो होता है वह हाफ mv², गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², जहाँ पे m जो है वस्तु का द्रव्यमान है और v जिस वेलोसिटी से, जिस वेग से वस्तु गति में है वो v है। तो यहाँ पर वेग बढ़ने से या द्रव्यमान बढ़ने से वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। उसी प्रकार जो है स्थितिज ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको mgh के नाम से जानते हैं, यानी m वस्तु का द्रव्यमान, g जो है ग्रेविटी है और h जो है वो हाइट है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अगर द्रव्यमान बढ़ता है या वस्तु का हाइट बढ़ता है तो फिर वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर ऐसे समझिए कि अगर कोई 10 kg का वस्तु पृथ्वी पर या जमीन पर रखा हुआ है और यही 10 kg का वस्तु छत पर रखा हुआ है, दोनों विराम अवस्था में है, दोनों में स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जो वस्तु छत पर रखा है उसका स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें h का मान बढ़ जाएगा, और जो जमीन पर रखा हुआ वस्तु होगा उसका स्थितिज ऊर्जा कम होगा, क्योंकि h का मान उसका कम रहेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग है, और याद रखिएगा गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो हाफ mv² है और स्थितिज ऊर्जा के लिए mgh है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? विद्युत का चालक इसमें से कौन सा घोल नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का घोल जो है यह विद्युत का सुचालक होता है। एसिटिक अम्ल का जो घोल है यह भी विद्युत का सुचालक होता है। चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का जो घोल है यह भी विद्युत का सुचालक होता है। तो जो विद्युत का सुचालक नहीं है वह है ग्लूकोज का घोल, यानी ऑप्शन बी 5वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम कवर कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सवाल है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो वहां पर क्या होता है? जैसे सघन माध्यम की अगर हम बात करें कि प्रकाश की किरण अगर कांच से इधर हवा में प्रवेश करती है तो क्या होगा? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में आएगी तो वहां पर क्या होगा कि वह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर और तेज गति से गमन करेगी, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। और सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण इंटर करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और विरल माध्यम में जब जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। यहाँ पर हम लोग कांच और हवा का उदाहरण लिए हैं। कांच से अगर यहाँ पर ये मान लीजिए कि जो है यह P जो है इसका परपेंडिकुलर है, अभिलंब है, और किरण जो है ये I किरण आ रही है, तो ये I किरण जो है यहाँ पर जब कांच से हवा में इंटर करती है, रिफ्रैक्टिव रे जो R बनती है, तो यह अभिलंब से दूर जाती है और जो है यह तेज गति में जाती है, क्योंकि इसका माध्यम विरल हो जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अभिलंब से दूर और गति बढ़ जाएगी। अभिलंब से दूर और गति बढ़ जाएगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित उपकरणों में से उपकरण का नाम है कौन सा चालक में विभवांतर यानी वोल्टेज को मेंटेन रखता है? वोल्टेज को मेंटेन रखने का काम कौन करता है? ए मीटर से करंट की माप करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। ए मीटर से क्या करते हैं? करंट मापते हैं, विद्युत धारा की माप करते हैं। किसी भी सर्किट में विद्युत धारा मापना हो तो किससे मापेंगे? ए मीटर से। वोल्ट मीटर से वोल्टेज को किसी भी परिपथ में जो धारा है परिपथ में विभवांतर को मापने का काम क्या करेंगे? वो वोल्ट मीटर से मापेंगे। गैल्वेनोमीटर जो है इससे जो है ये गैल्वेनोमीटर से हम लोग जनरली प्रतिरोध को मापते हैं। और यहाँ पर क्योंकि सेल और बैटरी बचता है, सेल या बैटरी जो किसी भी परिपथ में या उपकरण में विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। सवाल अगला है
कि किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा होता है। जी हाँ, वस्तु का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन को पहले समझिए कि अगर कोई ए से वस्तु बी तक की दूरी तय करती है, ए से बी तक की दूरी किधर से तय करती है? सी होकर के वो तय करती है, ऐसे तय करती है। तो ए से बी की जो न्यूनतम दूरी है यह विस्थापन कहलाता है। ये सी होकर के दूरी तय की, लेकिन जो न्यूनतम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदु के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वह विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर ए से बी की दूरी क्या है? विस्थापन है। अगर विस्थापन की अगर हम बात करें तो कभी कभी केस में क्या होता है कि हम यहाँ से ए से चलना प्रारंभ किए और फिर घूमते हुए फिर कहाँ पहुँच गए? बिंदु ए पर ही पहुँच गए। तो ऐसे केस में यहाँ पर भी धनात्मक था, यहाँ पर हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट वह शून्य हो जाता है, क्योंकि जो जिस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और जिस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं दोनों पॉइंट एक ही हो जाता है, तो वहां पर विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो उसी प्रकार जो विस्थापन है वो ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है। तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी केस ऐसा बनता है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। सवाल 9वां है हमारे स्क्रीन पर कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों का अध्ययन विज्ञान क्या कहलाता है? जी हाँ, फिर से पढ़िएगा कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों का जो अध्ययन का विज्ञान है यह पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। पैलियोंटोलॉजी यानी ऑप्शन सी के नाम से जाना जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी है ऑप्शन ए में। एंथ्रोपोलॉजी में क्या है कि यह मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा इत्यादि का अध्ययन बताता है। किसका? एंथ्रोपोलॉजी क्या बताता है? मानव का विकास, उसका रीति रिवाज, उसका इतिहास, उसका परंपरा, इसको बताता है कौन? एंथ्रोपोलॉजी। और आर्कियोलॉजी है, यह पुरातात्विक विज्ञान है। पुरातात्विक विज्ञान का मतलब यह है कि जैसे अवशेष के बारे में अगर अध्ययन करते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष का जो अध्ययन हुआ तो वो आर्कियोलॉजी कहलाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ASI, ये इंडिया का एक ये है मतलब संस्था है जो इसका अध्ययन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? हृदय, गुर्दा, फेफड़ा या फिर हड्डी? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ऑस्टो से ऑस्टियोपोरोसिस है, याद रखिएगा। ऑस्टो से जो रोग होता है वो जनरली विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी की कमी से जो है हड्डी से संबंधित है। इसी विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में रोग होता है उसको रिकेटस के नाम से जानते हैं, और जो वयस्क में जो रोग होता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। और बच्चा को होने वाला रोग रिकेटस कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकेटस, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है 11वां है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? सबसे सरल इलाज है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाए। और इसी वजह से जो रोग होते हैं तो डॉक्टर्स जो है दवा के साथ साथ जो एक दवा जोड़ता है एंटीबायोटिक्स, तो याद रखिएगा ये सबसे आसान इलाज है कि हम बैक्टीरिया को रोक सके एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके। सवाल अगला है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। दोस्तों, हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए कवर कर रहे हैं, इसलिए आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक पहुंचे। और अगर यह क्लास आपको पसंद आ रहा है, आपको इस क्लास से फायदा मिल रहा है, तो आप इसको वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। सवाल है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न कैसे है? तो अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें नए जीव जो है माता पिता के समान होते हैं। किसमें? लैंगिक प्रजनन में।
नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक जनन और क्या है कि सामान्य कोशिका विभाजन होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में क्या होता है? सामान्य कोशिका विभाजन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? सामान्य कोशिका विभाजन जो प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत में होता है, और इसका विखंडन जैसे अमीबा के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। ये इसमें डिफरेंस है। अगला है कि निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? जी हाँ, 13वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? जी, निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो पोषक उत्तक का कार्य करता है कौन? एंडोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म्स जो है यह भ्रूण में पोषक उत्तक का कार्य करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? जी हाँ, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा जो है वो किस कारण बढ़ता है? तो यह है कि एक पौधे के जो तना या जड़ का जो घेरा है या लेटरल मेरिस्टेम के कारण, लेटरल मेरिस्टेम यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। जब पौधा अवरोही भाग जो मूलांकुर में विकसित होता है, जड़ है, और जिबरेलिन्स हार्मोन पौधे को लंबा करने तथा फूल बनने में मदद करता है। याद रखिएगा। सवाल अगला है कि 15वां है, उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? जी हाँ, उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़ेंगे तीनों को हम लोग। कोशिका से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, सही है। छोटी छोटी कोशिका से मिलकर के उत्तक बनता है। जो एक तरह की कोशिका एक कार्य करने के लिए उत्तक बनाता है, और उत्तकों का समूह अंग बनाता है, और अंग का समूह अंगतंत्र बनता है, फिर उससे शरीर का निर्माण होता है। उत्तक शब्द का प्रयोग विचट ने किया, बिल्कुल सही है। और है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं उत्तक कहलाती है। उत्तक का परिभाषा ही यही है कि समान रूप से एक कार्य को अंजाम देने के लिए जो कोशिकाओं का समूह होता है वो उत्तक कहलाता है। तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाता है। यह उत्तक का परिभाषा है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि तीनों कथन सही है। तीनों कथन सही है। सवाल अगला है कि मानव शरीर के भीतर रक्त में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? मानव शरीर के भीतर रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? बाहर निकलने पर वही रक्त थक्का बन जाता है, जबकि जो है ये शरीर में वह रक्त नहीं जमता है। क्यों? किसकी उपस्थिति के कारण? तो वह है हिपैरिन के उपस्थिति के कारण। हिपैरिन के उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त नहीं जमता है, जबकि फाइब्रिनोजेन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। फाइब्रिनोजेन खासकर जब विटामिन के जो है वो अगर उसकी कमी होती है तो फिर हमारा रक्त थक्का नहीं बन पाता है। सवाल अगला है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो ब्लू ग्रीन एलगी है, नील हरित शैवाल, ये कौन से फसल के खेतों में पाए जाते हैं? नीले हरित शैवाल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है यह किस में पाया जाता है? किस खेत में? धान, गेहूं, मक्का। तो आपको पता होगा कि जो दलहन फसलें हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एलगी के द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वह किस खेत में होता है? तो यह धान की खेती में होता है। किसमें? धान की खेती में। जी हाँ, नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। नील हरित शैवाल किसान द्वारा जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, और नील हरित शैवाल सामान्य रूप से धान के फसल में करीब 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये पूरी करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? हैजा जो है ये विब्रियो कॉलरी के नाम से जाना जाता है, और फिर कुष्ठ रोग जो है या कोढ़ या कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद टेटनस है जिसको क्लोस्ट्रीडियम के नाम से जानते हैं, क्लोस्ट्रीडियम के नाम से जानते हैं। और प्लेग जो है ये ऑप्शन गलत है, सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि प्लेग को जो है
बैसिलस पेस्टिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बैसिलस पेस्टिस। बैसिलस पेस्टिस किस नाम से जानते हैं? बैसिलस पेस्टिस। बैसिलस पेस्टिस के नाम से जानते हैं। और काली खांसी की अगर रहे तो उसको होमोफिलस प्रोटिस के नाम से जानते हैं। होमोफिलस ये होमोफिलस जो प्रोटिसिस है, होमोफिलस प्रोटोसिस, इसको काली खांसी को जानते हैं। किसको जानते हैं? काली खांसी को, याद रखिएगा। बाकी ये तीनों सही सुमेलित है। और हेमोफिलस जो प्रोटिसस है ये काली खांसी को जाना जाता है, और प्लेग को बैसिलस पेस्टिस के नाम से जानते हैं। सवाल 19 है दोस्तों। हम 20 प्रश्नों के इस सेट में 19वें प्रश्न पर आ चुके हैं। हम सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किए हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति जो है यह किसने खोज किया था? इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति का खोज ऑप्शन ए डी ब्रॉली के द्वारा किया गया था। डी ब्रॉली यानी डॉक्टर ब्रॉली के द्वारा किया गया था। और 20वां जो आज के इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें उन्होंने 7 आवर्त रखा था और 9 वर्ग रखा था। कितना? 9 वर्ग रखा था। मेंडलीव ने कहा था कि तत्व के परमाणु भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। याद रखिएगा, मेंडलीव ने क्या कहा था कि तत्व के बढ़ते भौतिक एवं रासायनिक गुण जो है तत्व का बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। 7 आवर्त 9 वर्ग में बनाया था, इस वजह से वो फेल हो गए। मोस्ले के द्वारा बनाया गया जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके द्वारा बनाया गया है? मोस्ले के द्वारा। इन्होंने 7 आवर्त और 18 वर्ग रखा है, जिसमें जो 18वां वर्ग है यह अंतिम है। जो इसमें जो है 18वां वर्ग जो है अंतिम वर्ग, इसमें निष्क्रिय गैस को इन्होंने रखा है। और मोस्ले ने बताया कि तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके बढ़ते परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। सिर्फ द्रव्यमान और संख्या में अंतर था, इसलिए मेंडलीव फेल हो गए और मोस्ले का आवर्त सारणी अभी प्रभावशाली है। दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी कवर किए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। इसलिए आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे पहला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन निम्न में से किस आंदोलन का हिस्सा था? जी हाँ, पहला सवाल क्या कह रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन था वह इनमें से किस आंदोलन का हिस्सा था? तो आपको बताते चले इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कि बेगूसराय में जो चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हुआ यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले थे और दांडी यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्सा रहा बिहार के बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है आंदोलन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका था? जी हाँ, प्रश्न फिर से समझिएगा क्योंकि उत्तर जो है प्रश्न में ही छिपे होते हैं कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, खास वर्गों के लिए नहीं, यह उचित कथन किनका है? तो यह कथन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ 1946 के बाद जब अंतरिम सरकार की गठन हुई 1946 में और 1947 में जब भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता घोषित करने के पश्चात जो सरकार गठित थी 1946 की अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार रही और लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये रहे वायसराय के रूप में कार्यरत रहे। लेकिन उसके बाद जो है जब वो रिजाइन किए
तो वहाँ से जब वो चले गए भारत से, तो सी राजगोपालचारी जो है यह भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल है। उसके बाद जब अपना संविधान 1950 में लागू हो गया तो भारत में गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त हो गया और भारत में जो है राष्ट्रपति का पोस्ट जो है राष्ट्रपति के रूप में आया, जो सर्वोच्च पद के रूप में जाना जाता है। तो जो ये कथन है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन है किनका? सी राजगोपालचारी जी का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सी राजगोपालचारी जी जो है भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल में जो है लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता है और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालचारी जी को जाना जाता है। यह बात याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप इस क्लास के अंत तक बने रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। सवाल है कि अछूतों के लिए, यानी कि ये जो अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक आया था पंचाट, रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आया और सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था? तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचाट आया था, जिसको मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं, उसमें अलग जो है निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, दलितों को अछूत के नाम से जाना जाता था, तो अर्थात ये कह सकते हैं कि अछूतों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की बात कही गई थी। उस वक्त महात्मा गांधी जी जो है पुणे के यरवदा जेल में थे और जब उनको यह खबर मिली कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की बात जो है ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा भेजा गया है, तो वो जेल में ही, पुणे जेल में ही अनशन शुरू किए और फिर वहीं जेल में उनकी जो है बैठक ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ 1932 में हुई और उसी बैठक को जो है पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 1932 में हुआ महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच। उसके पश्चात जो है महात्मा गांधी जी अपना अनशन तोड़े थे और उसमें जो है ये अलग व्यवस्था की जगह पर जो है एक ही व्यवस्था में दलितों के लिए सीटों को रिजर्व किया गया था, आरक्षित किया गया था। याद रखिएगा, अलग से जो व्यवस्था मैकडोनाल्ड ने लाया था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन होगा, उस पर बात नहीं बनी थी, उसको जो है फेल किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि हड़प्पा स्थलों में से निम्न मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने, किस दाने की बात हो रही है? गेहूं की नहीं, बाजरे की बात हो रही है। तो ये बाजरे की दाने जो है यह किस जगह से प्राप्त हुए हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो अगर इस प्रश्न का हम सही उत्तर ढूंढते हैं तो आंसर के रूप में पहला उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि बाजरे के दाने जो है यह गुजरात से प्राप्त हुए हैं और जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वह मेहरगढ़ से। चावल जो है वह कोल्डिहवा से मिला है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि सैंधव स्थलों में रंगपुर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? सैंधव स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल हैं उनमें से रंगपुर जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रंगपुर जो है यह मादर नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मादर नदी के तट पर जो है रंगपुर स्थित है। इसका प्रमुख याद रखिएगा, सिंधु नदी के तट पर जो जगह स्थित था वह मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। चहुंद्रो है। चहुंद्रो के अलावा जो है कोटदीजी है। ये सब सिंधु नदी के स्थित पर है। हड़प्पा जो है, जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये दो प्रमुख नाम के रूप में जाना जाता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। रंगपुर जो है मादर नदी के तट पर है। उसी प्रकार एक और प्रमुख स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है, लोथल। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा, हम एक प्रश्न में आपको विभिन्न प्रश्नों का उत्तर बता देते हैं ताकि इससे रिलेटेड
रिलेटेड अगर इन टॉपिक्स पर प्रश्न आए तो भी आपसे वो नहीं छूटेंगे, हम इसकी गारंटी लेते हैं। अगला सवाल है कि ऋग वैदिक कालीन नदियों में से अस्किनी निम्न में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? जी हाँ, छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ऋग वैदिक कालीन नदियां, जो ऋग वैदिक काल में जो नदी प्रवाहित होती थी उनमें से अस्किनी आधुनिक में किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अभी जो चिनाब नदी है उसको अस्किनी नदी के नाम से जानते थे। किसको? ऑप्शन बी, चिनाब नदी को अस्किनी नदी के नाम से जानते थे ऋग्वैदिक कालीन में। झेलम को वितस्ता नदी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? झेलम को वितस्ता नदी के नाम से झेलम को जानते थे। उसी तरह रावी नदी को जो है पारुष्णी नदी के नाम से जानते थे। किस नदी के नाम से जानते थे? रावी को पारुष्णी नदी के नाम से रावी को जानते थे। और व्यास नदी को जो है विपाशा नदी के नाम से जानते थे ऋग्वैदिक कालीन में। व्यास नदी को विपाशा, ये झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को पारुष्णी और व्यास को विपाशा नदी के नाम से जानते थे। और ये सारी नदी का नाम किसका है? ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं। तो हम एक प्रश्न में सभी प्रश्न बताते चलते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको यह क्लास पसंद आ रहा है तो दोस्तों से बीच शेयर कीजिए और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। सवाल है कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, हमसे पहले अगर आप कमेंट करके उत्तर बता पाएंगे तो बताइए जरूर कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जो है वह जियाटो को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिका का अर्थात ये है कि राज्य की जो विधान सभाएं हैं, 28 राज्य हैं भारत में, तो इन 28 राज्यों में जो विधान सभाएं हैं, जब बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो भी राज्य की विधान सभाएं हैं, तो उनमें उन विधान पालिकाओं में उच्च सदन कौन सी है? तो विधान पालिकाओं का जो उच्च सदन होता है वह विधान परिषद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विधान परिषद के नाम से जानते हैं। उनके जो सदस्य होते हैं वो MLC कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो निचला सदन होता है उसको विधान सभा के नाम से जानते हैं। और विधान सभा के जो सदस्य होते हैं उनको MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। शॉर्ट में हम लोग इनको विधायक कहते हैं, विधायक जी, और इनको कहते हैं विधान परिषद जी। तो यहाँ पर जो बात है राज्य की विधान पालिकाओं का उच्च सदन वो विधान परिषद है। और यह विधान परिषद जो है यह भारत के केवल 6-7 राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है। बाकी अन्य सभी राज्यों में केवल जो है विधान सभा है, एक निम्न सदन है वही है। और ये इसका जो प्रावधान है भारत में विधान परिषद का, यह अनुच्छेद 169 के द्वारा संसद जो है को यह अधिकार दिया गया है कि किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन कर सकती है। राज्य में विधान परिषद के सृजन का अधिकार किसको है? संसद को है, जो कि अनुच्छेद 169 के तहत यह बात है कि संसद चाहे तो राज्य के ऊपरी सदन विधान परिषद का जो है वह गठन कर सकती है। बिहार राज्य में जो है दोनों सदन हैं। बिहार में जो निचला सदन है विधानसभा, उसके सदस्यों की संख्या है 243। याद रखिएगा, विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। और राज्य की जो विधान परिषद है बिहार के, तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है यहाँ 75। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है, याद रखिएगा। सवाल अगला है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में, यानी जो उच्चतम न्यायालय है उसमें न्यायपालिका की जो न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने का जो श्रेय है, वो शक्ति है, वो कुल मिलाकर शक्ति संपूर्ण रूप से भारत के संसद के पास है। संसद जो है उस पर उनके अनुच्छेद 124 के तहत जो है, संसद अनुच्छेद 124 के तहत ये विधेयक ला करके और वो विधेयक को पारित करा करके उसके संसद जो है वहाँ न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो ये पूरा जो काम शक्ति है यह संसद को प्राप्त है। और संसद के 3 अंग है, उसी 3 अंग में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के तीनों अंग में शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है?
निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? प्रश्न को फिर से पढ़िएगा। पंचायती राज संस्था जो 3 स्तर की सरकार है, केंद्र, राज्य और तीसरी जो पंचायत स्तर की सरकार है, तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज संस्था के अंतर्गत कौन सी शक्ति नहीं आती है? भूमि सुधार का क्रियान्वयन है, न्यायिक पुनरीक्षण है, या फिर निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन है और ग्रामीण विद्युतीकरण है। तो यहाँ पर भूमि सुधार का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण यानी गरीबी को खत्म करने के लिए जो कार्यक्रम किया जाएगा उसका क्रियान्वयन, और ग्रामीण विद्युतीकरण, गांव ग्रामीण स्तर पर जो बिजलीकरण कहिए, यह तीनों पंचायत के काम हैं। लेकिन न्यायिक पुनरीक्षण करना ये पंचायती राज संस्था का काम नहीं है। न्यायिक पुनरीक्षण जो है यह न्यायपालिका का काम होता है। अर्थात 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? 3 प्रकार से जो है भारत में ये बनाया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जो है वो कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका जो है वो कानून को लागू करने का कार्य करती है, कानून पर अमल कराने का कार्य करती है, और अगर कोई उस पर अमल नहीं करता है तो फिर उसे सजा दिलाने के लिए न्यायपालिका तक पहुंचाने का कार्य करती है कार्यपालिका। और ये तीनों अंग मिला करके जो है सिस्टम को चलाते हैं, और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, और तीनों में जो है जैसे अगर विधायिका कानून बनाती है तो वो विधायिका पर यानी विधान पालिका के सदस्यों पर भी लागू होता है, और अगर वो गलती करेगा तो उसे कार्यपालिका का सदस्य जो है गिरफ्तार करके न्यायपालिका पहुंचाएगा। और उसी प्रकार अगर न्यायपालिका का कोई सदस्य यानी कोई जज जो है अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसे भी कार्यपालिका का सदस्य जो है गिरफ्तार करके फिर न्यायपालिका ही पहुंचाएगा। न्याय करने का कार्य न्यायपालिका का है, कानून बनाने का काम जो है वो विधायिका का है, और कानून को लागू करने, कराने और अमल करने का काम वो कार्यपालिका का है। तो याद रखिएगा। और ये कार्यपालिका जो कार्य करती है वो विधान पालिका के अंतर्गत कार्य करती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जिसमें कार्यपालिका के सदस्य विधान पालिका के सदस्य के अंतर्गत काम करते हैं। कार्यपालिका संसद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करने का काम कौन है? विधान पालिका का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए जो है राज्य में एक महाअधिवक्ता होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो कानूनी मामले में राज्य सरकार को सलाह देते हैं। और इनकी जो व्यवस्था है यह अनुच्छेद 165 के तहत है। किसके तहत है? अनुच्छेद 165 के तहत है। 165 के तहत जो है राज्य में एक महाअधिवक्ता होंगे जिनको एडवोकेट जनरल के नाम से भी जाना जाता है, और वो राज्य महाधिवक्ता जो है कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की मांग की गई है? जी हाँ, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की मांग की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था की मांग जो है मौलिक अधिकार के तहत नहीं है, ना ही मौलिक कर्तव्य के तहत है। क्योंकि मौलिक अधिकार 6 है, आपको याद होगा, और मौलिक कर्तव्य भी 11 है, जो कि आपको याद ही होगा। तो इन दोनों के तहत पंचायती राज व्यवस्था की बात नहीं की गई है। अब है चुनाव आयोग अधिनियम के अंतर्गत भी नहीं की गई है। बात की गई है किनके अंतर्गत? तो बात किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट के अंतर्गत यह बात किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है यह भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद जो है 36 से 51 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, जिसमें अनुच्छेद 40 जो है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 कितना? अनुच्छेद 40 जो है यह पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के ये नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 40 पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के बात करता है। अर्थात पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की बात कहाँ की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमारा है 14वां कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए जो संवैधानिक संशोधन की बात है वो कौन सा चाहिए? तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है एक साधारण बहुमत से
किसी राज्य की जो है क्षेत्रफल को बढ़ाने घटाने या नए राज्य को बनाने के लिए जो है कानून बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यानी यह जिक्र कहाँ है, तो भारतीय संविधान के भाग 20, कहाँ है, भाग 20 में, और अनुच्छेद कितना, तो अनुच्छेद 368 में, भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संसद को संविधान एवं इसकी व्याख्या में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनेक अपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 से बाहर है। इस व्यवस्था में निम्न शामिल है। इसमें कौन कौन से शामिल है, तो राज्य का प्रवेश या गठन, नए राज्य का निर्माण, उसकी क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकता है, और राज्य विधान परिषद का निर्माण या उस राज्य विधान परिषद की समाप्ति, किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना या उसकी समाप्ति करना, ये भी संसद का काम है। नए राज्य का निर्माण करना या उसके सीमा को बढ़ाना घटाना, या नए राज्य का जो है ये नामों में कोई परिवर्तन करना, ये सारा काम जो है किसका है, यह साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। और यह किस अधिकार के तहत कर सकती है, तो यह अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत। दोस्तों, हम एक एक प्रश्नों को पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ बताते चलते हैं ताकि आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला हर क्लास, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। सवाल है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो ब्लॉक स्तर पर यानी प्रखंड स्तर पर जो भारत में बनी हुई पंचायत समिति है, यह समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यह सलाहकार निकाय या समिति नहीं है, न ही यह कोई प्रशासनिक पदाधिकारी है। यह काम किसका है, यह समन्वय स्थापित करने का काम करता है। किसके बीच, प्रखंड और ये पंचायत और जिला प्रशासन के बीच जो है यह एक समन्वय स्थापित करने का काम करता है। कौन, ब्लॉक स्तर पर जो बनी हुई पंचायत समिति होती है, इसका काम क्या है, पंचायत का जिला प्रशासन से एक समन्वय स्थापित करके पंचायत के जो है विकास की ओर कार्य करने का लिए यह स्थापित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो अफ्रीका महादेश का जो सबसे ऊंचा शिखर है वह माउंट किलीमंजारो है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। माउंट किलीमंजारो यानी किलीमंजारो जो पहाड़ है यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। कौन, किलीमंजारो कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत है। किलीमंजारो जो है ज्वालामुखी पर्वत है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन राज्य में शामिल नहीं है। जी हाँ, बाल्कन राज्य में शामिल कौन नहीं है, तो बाल्कन राज्य में शामिल जो है रोमानिया है, बुल्गारिया है और सर्बिया है। ये तीनों बाल्कन राज्य में सम्मिलित थे। इटली बाल्कन राज्य में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बाल्कन राज्य में और कौन कौन से देश है आप याद रख सकते हैं, सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है, उसके बाद जो है स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, मैसेडोनिया है, कोसोवो है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, रोमानिया है और अल्बानिया है। ये सारे देश जो है बाल्कन राज्य में शामिल हैं, लेकिन इटली बाल्कन राज्य में शामिल नहीं है। सवाल अगला है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के शैल को क्या कहते हैं। तो जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाए, द्रवित मैग्मा क्या हो जाए, ठंडा होकर के ठोस हो जाए, तो इस प्रकार जो चट्टान बनता है उसे आग्नेय शैल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि इसको आग्नेय शैल कहेंगे। और आग्नेय शैल जो है यह प्राथमिक शैल के नाम से यानी प्राथमिक चट्टान के नाम से भी आग्नेय चट्टान को जाना जाता है। आग्नेय शैल भी दो प्रकार का होता है, एक अंतर्भेदी आग्नेय शैल और एक बहिर्भेदी आग्नेय शैल। याद रखिएगा, एक अंतर्भेदी आग्नेय शैल और एक बहिर्भेदी आग्नेय शैल। अगला सवाल है कि मौसम के संबंधित सभी घटनाओं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावृष्टि वायुमंडल के किस परत में होती है। जी हाँ दोस्तों, सवाल क्या है कि मौसम से संबंधित जो सभी घटनाएं हैं जैसे वर्षा है, कोहरा है एवं ओलावृष्टि है, यह वायुमंडल के किस परत में होती है।
तो मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो सभी घटनाएं जो है यह क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसकी ऊंचाई जो है यह पृथ्वी तल से लगभग 13 किलोमीटर तक ऊंची होती है और मौसम संबंधित सारी घटनाएं इसी में घटित होती है, याद रखिएगा। सवाल अगला है कि प्रेयरी घास का मैदान संबंधित है। प्रेयरी घास का मैदान किससे संबंधित है? तो प्रेयरी घास का मैदान जो है यह उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से संबंधित है, यानी इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास स्थल प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। ये जो है समतल, मंद, ढलान एवं पहाड़ी वाले प्रदेश है जहां पेड़ कम तथा घास अधिक पाए जाते हैं। तो प्रेयरी घास मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? भारत में जो मृदाएं हैं उसमें जो लाल मृदा है, काली मृदा है, लैटेराइट है, जलोढ़ है, इसमें से जो सबसे अधिक उपजाऊ और सर्वाधिक उपजाऊ और व्यापक जो मृदा है वह है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जलोढ़ दो तरह का होता है, नवीन जलोढ़ जिसको खादर कहते हैं और एक पुराना जलोढ़ होता है जिसको बांगर कहते हैं। नया जलोढ़ को खादर और जो पुराना जलोढ़ है उसको बांगर के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रृंखला के बीच सिंधु नदी अवस्थित है? जी हाँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला में किन दो श्रृंखला के बीच जो है हिमालय नदी स्थित है? तो सिंधु नदी स्थित है। तो हिमालय श्रृंखला में जो दो श्रृंखला है, हिमालय पर्वत की जो दो श्रृंखला है, लद्दाख और जस्कर श्रेणी के बीच से जो है सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। सवाल अगला की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब जो सवाल आए हैं हमारे वह विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। हम आपको पहले ही कहे हैं कि हम इस सेट में जो है आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान और जो है भारतीय संविधान से रिलेटेड एक एक प्रश्नों को कवर करेंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर बनता है तो वह प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। हम इसकी जो है आपको गारंटी लेते हैं। सवाल आ गया है हमारे स्क्रीन पर कि मानव पाचन तंत्र से पित्त का स्राव कहाँ से होता है। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम विज्ञान के प्रश्नों को हल करने इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको यह क्लास पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। सवाल है कि मानव पाचन तंत्र में पित्त का स्राव यानी पित्त कहाँ से निकलता है? तो मानव पाचन तंत्र में जो पित्त का स्राव है यह यकृत से होता है, जिसको लीवर के नाम से जानते हैं। कहाँ से होता है? यकृत से होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? लीवर के नाम से जानते हैं। पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त जो होता है वो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है और जिसका पीएच मान जो होता है पित्त का वो 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा जो है पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ऊपर का जो तीनों है, टेस्टोस्टेरोन है, विरिस्न है और फिर जो शुक्रवाहिका है, ये तीनों पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। अंडाशय जो है यह ओवरी जिसको इंग्लिश में कहेंगे, यह महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। अंडाशय किसका हिस्सा है? मादा प्रजनन प्रणाली कहिए या महिला प्रजनन प्रणाली कहिए, उसका हिस्सा है। प्रत्येक मादा में जो है या प्रत्येक महिला में एक जोड़ा अंडाशय पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका तक लंबी हो सकती है, यानी तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी हो सकती है? जी हाँ, एक व्यक्ति की तंत्रिका कोशिका अधिक लगभग जो है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और जो सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सा है? सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है न्यूरॉन। कौन सी तंत्रिका कोशिका है? न्यूरॉन जो है सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है। और सबसे लंबी जो तंत्रिका कोशिका है वह सियाटिक है। क्या नाम है? सियाटिक है सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है?
तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसका भार लगभग जो है 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है भार? 0.6 ग्राम के आसपास इसका भार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है? ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ेगी तो डायबिटीज का प्रॉब्लम आएगा? रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने से मधुमेह होगा? तो रुधिर में जो है ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो वहां से डायबिटीज शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि इंसुलिन के अल्प स्त्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाएगा, और इंसुलिन की जो अति स्त्रावन है उससे क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाएगा, और इंसुलिन को नियंत्रित रखना आवश्यक हो जाता है। सवाल अगला है कि अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अर्धसूत्री विभाजन का खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्धसूत्री विभाजन का खोज सबसे पहले वीजमैन ने किया था। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं? एफ्ला नामक विष जो है यह जीवाणु, विषाणु, कवक। तो एफ्ला नामक विष जो है यह कवक से बनता है। ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर है। और कवक से जो होने वाले रोग है एथलीट फुट है, खाज है, गंजापन है, दाद है, ये सभी कवक से होते हैं। और गेहूं का जो किट्टू रोग है, आलू का अंगमारी रोग, ये सारे जो है कवक यानी फंगस से होते हैं, और इसके उपचार के लिए जो है फंगीसाइड दवा का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल है कि निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? इनमें से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? तो शॉर्ट नेम दिया गया है LTH यानी लैक्टोजीन हार्मोन। लैक्टोजीन हार्मोन जो है लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसको दुग्धजनक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन। दोस्तों हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें अभी कवर किए हैं, जो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है। इसलिए हम चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला हर अपडेट, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो कौन सा गवर्नर जनरल होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस है, या डलहौजी हैं, या फिर विलियम जोन्स, या वारेन हेस्टिंग्स है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर बनेगा कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का जो श्रेय है वह विलियम जोन्स को जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? संथाल विद्रोह जो शुरू हुआ था यह 1832, 41, 51 या 55। तो ये जो संथाल विद्रोह शुरू हुआ जैसे सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, यह 1855 में शुरू हुआ था और 1856 तक चला था, अर्थात इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कि ये जो है 1855 में संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, यानी बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना कौन किए थे? बंगाल में जो द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुआ था कि जो फौजदारी के मामले हैं, जो आपसी ये हैं, उसको जो सुनवाई जो है वो वहाँ के नवाब करेंगे, और बाकी जो दीवानी मामले हैं, जो ये सारे मामलों की सुनवाई जो है यह अंग्रेजी सरकार करेगी। इस प्रकार की जो द्वैध शासन व्यवस्था बंगाल में शुरू हुई थी, तो वह उस वक्त बंगाल के गवर्नर कौन थे? ये व्यवस्था जो है लॉर्ड कैनिंग के ज़माने में शुरू हुई, या वारेन हेस्टिंग, या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि यह जब व्यवस्था शुरू हुई थी बंगाल में द्वैध शासन की, यह रॉबर्ट क्लाइव के ज़माने में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है तीसरा नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त जो है 3 प्रकार के कर की व्यवस्था शुरू की गई थी। एक अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। हम तीनों के बारे में अभी डिटेल्स में देखेंगे। सभी प्रश्नों को उसी से हमें डिटेल्स जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि बिहार और बंगाल साइड में जो व्यवस्थाएं शुरू थी कर की, वह थी अस्थाई बंदोबस्त,
और इस अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, पूछा जा रहा है। तो यह अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किए थे बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, क्योंकि जिस वक्त यह व्यवस्था लागू हुई थी बिहार भी बंगाल का ही अंग था। 1912 में बिहार अलग हुआ है और 1936 में बिहार से उड़ीसा तथा 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ है। तो ये अस्थाई बंदोबस्त जो शुरू हुआ यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। अर्थात चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी जी, तो इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन, तो किसान हुआ करता था इस व्यवस्था के। और यह व्यवस्था जो लागू हुई थी यह मद्रास प्रेसिडेंसी क्षेत्र में लागू हुई थी, यानी दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू हुई थी। तो दो प्रकार की व्यवस्था को हम लोगों ने देखे, एक अस्थाई बंदोबस्त और दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था मद्रास क्षेत्र में, और इसमें जो है भूमि का मालिक किसान हुआ करता था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यह 1600 ईस्वी में हुआ है, या 65, 10 या फिर 15। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, और हुआ कहाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में लंदन में हुआ था। और उस वक्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को ही व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था, और वही लोग भारत में व्यापार करने आते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन खत्म हुआ, और यहाँ जो है डायरेक्ट वहाँ के जो अंग्रेजी सरकार थी उसका शासन आरंभ हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त किया। तो वारेन हेस्टिंग ने जो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का जो ये है वह किस ईस्वी में किया गया है, 1773 ईस्वी में, या फिर 72 या 74 या 75। तो इस प्रश्न का सबसे जो सही जवाब है कि ये जो द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति हुई है यह हुआ है 1772 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 7वां नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था। तो डाक टिकट जारी करने वाले जो भारत में गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं वह नाम आता है लॉर्ड डलहौजी का, और इन्होंने और भी कई काम किए हैं। लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति अपनाया था, और उसी के तहत जो है बहुत सारे ये को हड़प लिया गया था। और लॉर्ड डलहौजी ने ही के शासन में ही भारत में रेल सेवा की भी शुरुआत हुई थी। तो ये भी इसके लिए याद रखा जाता है, डाक सेवा की शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। डाक टिकट जारी करने वाले गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है 8वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। दोस्तों, हम इस सीरीज में सभी प्रकार के प्रश्नों को करा रहे हैं ताकि आने वाले परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न किसी भी पॉइंट से अगर पूछा जाए तो वो नहीं छूटे। इसलिए हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई। तो सुएज नहर जो व्यापार के लिए खोला गया है इसका सबसे सही जवाब यह है कि यह 1869 ईस्वी में खोला गया है। और इस सुएज नहर के खुल जाने से यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार का मार्ग है वो बहुत छोटा हो गया है, और व्यापार करना यूरोप और एशिया के बीच बहुत आसान हो गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये तीसरा जो है भूमि कर का ये था, एक तो रैयतवाड़ी और दूसरा महलवाड़ी, और तीसरा जो है अस्थाई बंदोबस्त, उसमें से यह महलवाड़ी व्यवस्था है। महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, यानी किसके द्वारा जो है यह लागू किया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है, इसके जनक के रूप में कौन जाने जाएंगे। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है मार्टिन बर्ड जो है करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार हम लोग जो है देख लिए कि 3 व्यवस्थाएं, यानी एक जो है अस्थाई बंदोबस्त जो कि बिहार बंगाल क्षेत्र में लागू था, दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि दक्षिण भारत के मद्रास क्षेत्र में लागू था, और तीसरा था महलवाड़ी व्यवस्था, यह पंजाब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लागू था।
तो ये तीन व्यवस्थाएं थी जिस वक्त अंग्रेजों ने यहाँ शासन शुरू किया था उस वक्त जो है कर लेने के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। यह प्रश्न जो है हमारा भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो वन के विस्तार की अगर हम लोग बात करें राज्यों में, तो सबसे अधिक वन विस्तार वाला राज्य जो है वह है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 11वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी यह है कि राज्य की जितना भी क्षेत्रफल है उसका 33% भूभाग पर जो है वन आच्छादित होना चाहिए, यानी 33% भूभाग पर अगर वन है तो फिर वो वहाँ पर सही है इकोसिस्टम के लिए। तो यह जो है मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक वन विस्तार पाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि जूट के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य आगे है। अग्रणी राज्यों में जूट का उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन में है हमारे पास कि बिहार, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जो जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारत में जो है सबसे आगे जो है वो बंगाल है, दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर जो है वह असम का नाम आता है। ये हम लोग याद रखेंगे। जूट उत्पादन में दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर असम का नाम आता है। और जूट उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। हालांकि पूरा बंगाल क्षेत्र जो है वह जूट उत्पादन के लिए जाना जाता था, लेकिन बंटवारे के पश्चात जो है पूर्वी बंगाल का एक बड़ा क्षेत्र जो है कट जाने के कारण वो क्षेत्र हमारे ये में नहीं रहने के कारण जो है जूट का उत्पादन थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन भारत की अगर हम लोग बात करें तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल एक नंबर पर, बिहार जो है वो दूसरे नंबर पर। बिहार का जो सीमांचल इलाका है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, ये सारे जिला जो है अररिया, ये सब जूट उत्पादन के लिए अग्रणी जिलों यानी कोसी का जो क्षेत्र है यह अग्रणी जिलों में से एक है। और फिर तीसरे नंबर पर जो है जूट उत्पादन में वो असम है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यानी चाय का प्रमुख उत्पादक पूछा जा रहा है। वैसे तो चाय के उत्पादन में ये पश्चिम बंगाल में भी चाय का उत्पादन होता है, लेकिन चूंकि प्रमुख उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सबसे करेक्ट आंसर होगा कि चाय के प्रमुख उत्पादक राज्यों में असम जो है वह महत्वपूर्ण स्थान है। अगला अग्रणी राज्य है, पहले नंबर पे आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां प्रश्न है 14th की कहवा का सबसे अधिक उत्पादन, कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा। असम, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो कहवा के उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी राज्य जो है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक राज्य जो है वो सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। और कहवा की जो अगर हम लोग बात करें कि विश्व में तो सबसे बड़ा उत्पादक देश में ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया ये सब आएगा। और भारत में अग्रणी जो राज्य है वो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य जो है वो गन्ना के उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन जो है वह कौन से राज्य में होता है। तो इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर ये होगा कि हमारा पड़ोसी राज्य बिहार का पड़ोसी राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश या सर्वाधिक गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। झारखंड की जो स्थानांतरित कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को विश्व में और ये देश के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें झारखंड में किस नाम से। तो झारखंड में इसे जो जाना जाता है वह जाना जाता है ऑप्शन नंबर 16 का सी यानी कुरुआ के नाम से जाना जाता है। वहीं विश्व के अन्य देशों में इसको जो है जैसे ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है, वेनेजुएला में जो है कोनुको के नाम से जाना जाता है, और श्रीलंका में जो है चेना के नाम से जाना जाता है, और इंडोनेशिया में जो है वह लदांग के नाम से जाना जाता है। और उत्तर पूर्व भारत में इसे झूम खेती भी कहते हैं। याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 1 में भी पूछा गया था, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बनता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का जो नारियल प्रदेश है वह किसे कहा जाता है। तो भारत का जो नारियल प्रदेश है
वह कौन कहलाएगा? भारत का नारियल प्रदेश जो है वो हम सभी जानते हैं कि केरल राज्य जो है नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लोग वक्त नहीं गंवाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का वह कौन सा क्षेत्र है जहां तंबाकू का उत्पादन के लिए वह सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो बिहार का वह क्षेत्र जो तंबाकू के उत्पादन में सबसे अधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है वह है समस्तीपुर का क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी 18वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में सबसे सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रेशम का कीड़ा पालना क्या कहलाता है? रेशम का कीड़ा पालना जो है यह सेरीकल्चर कहलाता है, या रेशम कल्चर कहलाता है, या पीसी कल्चर कहलाता है, या फिर तीसी कल्चर कहलाता है? इसका सबसे सही जवाब क्या होगा? तो रेशम के कीड़ा का जो पालना है यह कहलाता है 19वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम के उत्पादन में जो है कर्नाटक है और बिहार का भागलपुर जिला जो है वह अग्रणी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि कांवर झील जो ये है झील स्थित है यह कहाँ स्थित है, या बिहार में किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील जो स्थित है यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, यानी इसका 20वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी कि कांवर झील की स्थिति बिहार के बेगूसराय जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो यह जो प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न जो है विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हम लोग जो है इतिहास और भूगोल के बाद विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। और अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों के बीच ताकि सभी लोग इससे बेनिफिट्स उठा सके। क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस सबसे अधिक उत्तरदायी है वह है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस गैस के बढ़ने के कारण जो है पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो है ग्लेशियर पर जो ये जमा है उसे पिघलने का डर है, और जिससे जो है जो किनारे के इलाके जैसे महाराष्ट्र का इलाका है, महाराष्ट्र में मुंबई का इलाका, तो उसे डूबने का खतरा बना रहेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से जो बचना है उसका तरीका यही है कि हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, और ऑक्सीजन बढ़ेगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की जो क्षमता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। और ऊर्जा का जो मात्रक है वह क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, बल का मात्रक डाइन होता है, और शक्ति का मात्रक जो है यह वाट होता है, याद रखेंगे। और ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है, तथा कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से दो का मात्रक जूल होता है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो है जूल होता है, इसे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अर्थात यह है कि वह ऊर्जा स्रोत जो एक बार खत्म हो तो उसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक ढंग से हो सके, उसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मानेंगे। और जो एक बार खत्म हो गया, दोबारा उसकी पूर्ति संभव नहीं है, तो वो अनवीकरणीय। जैसे कोयला जो है एक बार जब खत्म हो गया तो उसे दोबारा उसकी पूर्ति कर पाना संभव नहीं है, तो वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कहलाएगा। तो इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है वो है ऑप्शन नंबर बी कि सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो एक बार उसकी पूर्ति रोजाना सूर्य से हमें होती रहेगी और यह कभी खत्म होने को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध जो बना है गंगा, सतलज, नर्मदा या फिर तापी नदी पर। तो इसका जो सबसे सही उदाहरण है कि सबसे जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बना है। अगला प्रश्न कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है, यानी फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F = R/2 कहेंगे। या अगर वक्रता त्रिज्या से पूछा जाए
तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 2f। वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस की दुगुनी होगी और फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे सही उत्तर बनता है वह बनता है ऑप्शन नंबर बी की f इज इक्वल टू r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वह होता है वोल्ट, और इसको मापते किस में है, तो विभवांतर को मापते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से, और इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। तो इससे दोनों में पूछा जा सकता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट और मापा जाता है वोल्ट मीटर से, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर और मापा जाता है उसको ए मीटर से। और ओम जो है यह होता है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक, और कूलम जो है यह होता है किसका, तो यह होता है चार्ज का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। इस प्रकार याद रखेंगे। वोल्ट जो है यह विभवांतर का, ओम प्रतिरोध का, एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का, और कूलम्ब जो है यह चार्ज का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शरीर में भोजन का जो पचना है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना जो है यह कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना जो है यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, यानी उपचयन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अर्थात उपचयन, यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके होता है। तो हम लोग सांस के रूप में जो ऑक्सीजन लेते हैं उससे रिएक्शन होता है, और यह उपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो विलयन लाल लिटमस को नीला करेगा वह विलयन जो है वो क्षारीय विलयन होगा, और जो क्षारीय विलयन होगा या भस्मीय कहिए, तो जो विलयन भस्मीय विलयन होगा उस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और 14 तक होगा। 7 से अधिक होगा और कहाँ तक होगा, 14 तक होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 11 और ए और बी यानी 11 और 10 दोनों जो है विलयन लाल लिटमस को नीला करेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि ए और बी दोनों जो है वो सही उत्तर है। तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। कौन सी धातु को जो है वो किरोसिन में डुबो के रखा जाता है। वह मैग्नीशियम है, सोडियम है, पारा या फिर टंगस्टन। तो इसमें जो है सोडियम धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि सोडियम एक ऐसा धातु है जो तीव्र अभिक्रियाशील धातु है, यानी अभिक्रिया बहुत तेजी से करता है। इस कारण जो है अगर इसे खुला मुक्त अवस्था में छोड़ दिया जाए तो वो जल्दी अभिक्रिया करके जो है ये कर लेता है। तो इसी कारण जो है सोडियम धातु को क्या करते हैं कि किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन में नहीं होता है। तो खाना बनाने के ईंधन में एलपीजी का भी प्रयोग होता है, बायोगैस का भी प्रयोग होता है, कोयला का भी प्रयोग होता है। नहीं जो होता है वो सीएनजी का। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड्य प्राकृतिक गैस कहेंगे हिंदी में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड्य प्राकृतिक गैस, इसका जो प्रयोग है वो वाहनों को चलाने के लिए, गाड़ियाँ चलाने के लिए आज जितने भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, इनमें जो गाड़ियाँ चलती है तो वह डीजल इंजन नहीं, सारी गाड़ियाँ जो है वो सीएनजी से चलती है, और इसका उपयोग जो है खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस और कोयला, इनका उपयोग ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, यह विविध से रिलेटेड प्रश्न है कि पोंगल जो है यह किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो पोंगल जो है वह दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य का ये त्यौहार है। अगर आप लोग इसको कर पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पोंगल जो है वह राज्य तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सबसे सही उत्तर होगा 31वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि पोंगल कहाँ का त्यौहार है, तो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बैसाखी जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है, यानी यह कौन से राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो बैसाखी का जो त्यौहार है यह ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। याद कीजिए इतिहास की, बैसाखी के त्यौहार के दिन ही जो है वो लोग जो है वो जलियांवाला बाग में बैठे थे शांतिपूर्ण, और उस पर जो है जनरल ओ डायर की सेना ने गोलियां बरसा दी थी और लाखों हजारों लोग जो है उसमें मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में।
तो इस ये बैसाखी जो है पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां है कि नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है। नवरोज त्यौहार का जो संबंध है वह किस समुदाय से संबंधित है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि नवरोज का जो संबंध है वह पारसी समुदाय से है, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि लोक नृत्य में राज्यों का जो युग्म दिया है उसमें से कौन सा राज्य जो है लोक नृत्य में वह सुमेलित नहीं है। तो कोकड़ू महाराष्ट्र, झूमर हरियाणा, थाली ये हिमाचल प्रदेश और मुकना मणिपुर। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें 34वां नंबर प्रश्न, तो जो सुमेलित नहीं है वह झूमर हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है। जो नृत्य ऑप्शंस में दिए हैं डांडिया, विदेशिया, बांस नृत्य और कुचिपुड़ी, इसमें से गुजरात से राज्य से कौन सा नृत्य जो है प्रमुख संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी डांडिया जो है यह गुजरात से संबंध रखने वाला प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में जो वैसे तो 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, फिर उसके बाद जो है बंटवारा के पश्चात फिर अंतरिम सरकार का गठन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ और उसके बाद जो है पहला जो निर्वाचन है यह 1952 में हुआ और उसके ठीक 5 साल के बाद जो है दूसरा आम चुनाव हुआ, यानी 1957 में भारत में दूसरा आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता जो है भारत और रूस है, या फिर भारत और पाकिस्तान है, या भारत और चीन है, या भारत बांग्लादेश है। तो सही उत्तर के रूप में जो जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था। दोस्तों हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी परीक्षाओं के लिए आपको बेहतर कंटेंट पहले मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि साम्यवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना, गरीब मजदूर किसान के शोषण से मुक्ति दिलाना और पूंजीवाद की समाप्ति, यानी ये सारा का सारा जो है उसका मुख्य उद्देश्य में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर के रूप में 38वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम सरकार का गठन हुआ था उसमें गृह मंत्री जो थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा 39वां नंबर प्रश्न के लिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। अब हम लोग इस प्रकार जो है ये आज 4 प्रमुख से यानी इतिहास, भूगोल, विज्ञान और ये विविध के जो प्रश्न हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को उसके ऑप्शंस तथा व्याख्या के साथ देखे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा साथ ही साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि इससे बाद जो भी अपडेट्स आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।